कहानी की स्टार्टिंग एक जादुई मछली कोई करप को दिखाते हुए होती है जिसे एक मछुआरे ने पकड़ लिया होता है और अपने ग्राहक के कहने पे उसे उसके लिए कट कर रहा होता है। लेकिन जब वो ऐसा कर रहा होता है तब जादुई मछली अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर उछलने लगती है। तब मछुआरा अपने हाथ को और भी ज्यादा मजबूत बनाता है और मछली पे कट करने जा ही रहा होता है। तभी सामने से आती हुई आवाज को सुनकर वो रुक जाता है। सामने से ओवरसियर फैमिली के लोग आ रहे होते हैं। ये लेडी गवर्नर की वाइफ होती है और इसका नाम सू वान होता है। साथ में जो छोटा लड़का होता है वो इसका बेटा ही होता है और इसका नाम जिनचन होता है, जो कि बीमार था और मरने वाला था। इसलिए वो अपनी आंखों के सामने किसी को मरता हुआ नहीं देख सकता था। इसलिए अपनी मॉम से रिक्वेस्ट करता है और उसकी माँ सुआन अपने बेटे की खुशी के लिए उस मछली को दुगने दामों में उस पर्सन से खरीद लेती है। जिनचैन खुश हो जाता है और उस जादुई मछली को वापस से पानी में डाल देता है और कहता है कि वापस कभी मत आना। जादुई मछली लड़के का शुक्रिया अदा करती है, लेकिन जिनचैन उसकी बातों को सुन नहीं पाता है। मछली कहती है कि मैंने इंसानी रूप पाने के लिए हजारों सालों तक मेहनत की थी और मैं अपने आखिरी के कुछ दिनों में इस मछुआरे के हाथ लग गई थी। आज तो मैं मरने वाली थी, लेकिन तुम्हारी वजह से मैं बच गई। मैं जब इंसानी रूप ले लूंगी तब मैं तुम्हारा कर्ज चुकाने के लिए वापस जरूर आऊंगी। ऐसा कहते हुए वो आगे निकल जाती है, लेकिन वो जिनसन के हाथों में अपना स्कल छोड़ जाती है ताकि वो जब भी वापस आए तब वो जिनसन को आसानी से ढूंढ सके। अब यूं ही समय गुजरता है और 1 साल बीत जाते हैं, जिसके बाद लिंगलोंग मतलब कि हमारी प्यारी सी जादुई मछली कोई करप इंसानी रूप ले लेती है। इंसानी रूप पाने के बाद लिंगलोंग बहुत ही ज्यादा खुश होती है। तभी बूढ़ा कछुआ भी पानी से बाहर निकलता है और लिंगलोंग को इंसान बनने पे उसे बधाई देता है और कहता है कि हजारों साल तपस्या करने के बावजूद भी कुछ ही जादुई मछलियाँ इंसानी रूप लेती हैं और उनमें से तुम भी एक हो। आज मैं तुम्हें आशीर्वाद देने के साथ कुछ सलाह भी देना चाहता हूँ। जिस माँ बेटे ने तुम्हारी जान बचाई थी उनका तुम्हारे ऊपर एहसान है, इसीलिए इंसानों की दुनिया में जाने के बाद तुम्हें उनके एहसान को चुकाना होगा। ये सुनकर जादुई मछली लिंगलोंग बहुत ही ज्यादा खुश होती है और कहती है कि मैं ये सारी चीजें करने के लिए रेडी हूँ। बूढ़ा कछुआ उससे कहता है लेकिन फिर भी तुम्हें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। ये सुनकर जादुई मछली लिंगलोंग कहती है कि हाँ मुझे पता है। पहला, मुझे अपने आत्मिक शक्ति का गलत उपयोग नहीं करना है। दूसरा, मुझे अपना असली रूप किसी को नहीं दिखाना है। और तीसरा, मैं आत्मिक ऊर्जा का जो अमृत होता है वो किसी को नहीं दे सकती हूँ। मैंने 1000 साल में ये बात 800 से भी ज्यादा बार आपसे सुना है। बूढ़ा कछुआ कहता है कि ठीक है, लेकिन चंद्र ग्रहण के दिन तुम्हारी शक्तियाँ पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगी, इसे तुम अच्छी तरीके से ध्यान रखना। सारी बातें सुनने के बाद लिंगलोंग बूढ़े कछुए को अलविदा कहती है और उसके बाद वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम जिनचैन को देखते हैं, जिसकी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब होती है। इसलिए उसकी माँ डॉक्टर को बुलाने के लिए जाती है, लेकिन जो घर के गार्ड होते हैं वो उसे घर से बाहर जाने नहीं देते हैं और कहते हैं कि घर के बड़े मालकिन की आदेश है कि हम आपको आपके मर्जी के अनुसार घर से बाहर नहीं जाने दें। तभी ओवरसियर पैलेस की नौकरानियां सुआन के बारे में बात करने लगती हैं और कहती हैं कि इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि इसने गवर्नर यान चुआन के साथ धोखे से रिश्ता बनाया और उसके बाद इस महल में आ गई। इसने किसी और का हक मारा है तो इसके साथ तो इतना सब होना ही चाहिए। और वैसे भी देखो इसे, ये इतनी ज्यादा बदसूरत है कि इसे कोई भी लड़का पसंद न करे और इसने धोखे से इतने रईस इंसान से शादी कर ली है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिनचैन की तबीयत और भी ज्यादा खराब होने लगती है और वो खून की उल्टियां करने लगता है और फिर वो धीरे से शांत हो जाता है। ये देखकर उसकी माँ बहुत ही ज्यादा डरने लगती है और उसे शांत पड़ा हुआ देखकर रोने लगती है। दूसरी तरफ हम लिंगलोंग को देखते हैं, जो कि जादुई संघ की मदद से ओवरसियर पैलेस पहुंच गई होती है, क्योंकि ये जादुई संघ जिनचैन को दिए गए स्कल से जुड़ा होता है। इसलिए लिंगलोंग आसानी से इस पैलेस तक पहुंच जाती है और वो अंदर जाने लगती है। लेकिन जैसे ही गार्ड लिंगलोंग को अंदर जाते हुए देखते हैं तब वो उसे रोक लेते हैं और पैलेस के अंदर जाने नहीं देते हैं। लिंगलोंग नॉर्मल तरीके से अंदर जाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन ये लोग उसे अंदर जाने नहीं देते हैं। और तभी लिंगलोंग को अपने जादुई संघ से पता चलता है कि जिंग संघ किसी खतरे में है। इसीलिए लिंगलोंग इस गार्ड के ऊपर ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए अपने मैजिक का यूज करती है और यहाँ से गायब हो जाती है, जिसे देखकर गार्ड बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम सुआन को देखते हैं, जो कि अपने बच्चे के लिए बहुत ही ज्यादा रो रही होती है और तभी यहाँ पे बड़ी मालकिन के साथ एक लड़की की एंट्री होती है। सुआन उन्हें देखते हुए उनके पास जाती है और जिनचैन के लिए रिक्वेस्ट करने लगती है, क्योंकि बड़ी मालकिन की पोते की वाइफ होती है सुआन। लेकिन बड़ी मालकिन सुआन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। यहाँ पे हम एक लड़की से मिलते हैं जिसका नाम झाओरुई होता है और ये लड़की बड़ी मालकिन के एक फ्रेंड की बेटी होती है, जो कि सुआन के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से बात करती है और कहती है कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अपने साथ दवा लेकर आई हूँ। ऐसा कहते हुए वो नौकरानी को दवा के साथ आगे करती है, लेकिन दवा के स्मेल से सुआन को कुछ गलत लगता है, इसलिए वो नौकरानी को रोक देती है और कहती है कि इस दवाई से मुझे कुछ अलग सी स्मेल आ रही है। ये सुनकर झाओरुई से कहती है कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने इसे एक बहुत ही ऊंचे दर्जे के डॉक्टर से मैंने इस मेडिसिन को बनाया है। मैं तुम्हारे बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती हूँ। लेकिन सुआन को इस पे भरोसा नहीं हो रहा होता है, इसलिए वो रोक रही होती है, जो कि ये चीज बड़े मालकिन को पसंद नहीं आती है और वो सुआन को थप्पड़ लगा देती है और कहती है कि यहाँ पे इकलौती तुम हो जो कि ओवरसियर फैमिली को पूरी तरीके से खत्म करना चाहती हो। तुम्हारे वजह से मेरे पोते की शादी झाओरुई से नहीं हुई, जिससे मैंने बचपन से उसकी शादी तय की थी। तुम्हारे वजह से मेरा घर पूरी तरीके से टूट
टूट गया। तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं अपने पोते के बेटे के साथ कुछ भी गलत होने दूंगी, चाहे तुम करो या फिर कोई और। तभी जिनचन की तबीयत खराब होने लगती है और बड़ी मालकिन झाओ रुई को आगे करती है। झाओ रुई अपनी नौकरानी के साथ आगे बढ़ती है और मेडिसिन देने लगती है, लेकिन इनके तालमेल को देखकर ऐसा लगता है कि सच में इस मेडिसिन में कुछ गड़बड़ होता है, क्योंकि झाओ रुई अपने मन में कहती है कि सबसे पहले मैं तुम्हारे बच्चे को खत्म करूंगी और उसके बाद तुम्हें, और उसके बाद ही मैं अपने प्यार को पा सकती हूँ। ऐसा सोचते हुए जैसे ही जहरीले मेडिसिन को जिनचन को पिलाने वाली होती है, तभी लिंग लोंग यहाँ पे जादुई तरीके से आ जाती है और उस मेडिसिन को नीचे गिरा देती है। बड़ी मालकिन और झाओ रुई लिंग लोंग को पैलेस के अंदर देखते हैं, तब उसे पूछते हैं कि तुम अचानक से गवर्नर के पैलेस में कैसे आ गई, क्या तुम यहाँ पे किसी को नुकसान पहुँचाने के लिए आई हो? तब लिंग लोंग कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो अपना आभार मतलब कि एहसान चुकाने के लिए आई हूँ। ऐसा कहते हुए सुआन के पास आती है और बताने लगती है कि वो कौन है और आपने उसकी किस तरीके से मदद की थी। ये सुनकर सुआन उस पल के बारे में सोचती है और कहती है कि क्या तुम वही कोई करप्ट मछली हो? लिंग लोंग हाँ में जवाब देती है और इसके बाद वो झाओ रुई पे डायरेक्टली इल्जाम लगाती है कि उसने जिनचन को जहर देने की कोशिश की है। ये सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं और तभी जिनचन को होश आ जाता है। ये देखकर बड़ी मालकिन तुरंत डॉक्टर को बुलाती है और जिनचन की ट्रीटमेंट करने के लिए कहती है। डॉक्टर जब उसकी जांच करता है तब कहता है कि छोटे मास्टर के 5 से भी ज्यादा ऑर्गन्स खराब हो चुके हैं और इसीलिए इनकी कंडीशन इस समय इतनी ज्यादा खराब हो गई है कि ना हम इनके ऊपर ऑपरेट कर सकते हैं और ना ही दवाई से हम इन्हें बचा सकते हैं। लिटिल मास्टर को बचाने के लिए तो स्वयं गॉड को ही यहाँ पे आना होगा, नहीं तो उनके बनाए गए कुछ चमत्कारी चीजों में से किसी एक को लाना होगा, जिसमें से एक है 7 हृदय वाला कमल। वही एक लास्ट ऑप्शन है छोटे मास्टर को बचाने के लिए। लेकिन दुख की बात यह है कि मैंने आज तक 7 हृदय वाले कमल को खुद नहीं देखा है, क्योंकि कई सारे लोगों ने हजारों सालों तक उस 7 हृदय वाले कमल को ढूंढने की कोशिश की थी, लेकिन किसी को भी इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। ये सुनकर झाओ रुई मन ही मन बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती है। तभी लिंग लोंग सामने आती है और कहती है मुझे पता है कि वो 7 हृदय वाला कमल कहाँ पे है। अगर मैं कहूँ तो मेरी पक्षियाँ उस 7 हृदय वाले कमल को ढूंढकर मेरे पास उससे ला सकती हैं। ये सुनकर झाओ रुई को लिंग लोंग की बातों पे भरोसा नहीं होता है और कहती है कि पहले तो मैं इस 7 कमल वाले फूल पे ही डाउट कर रही थी और अब ये छोटी बच्ची कह रही है कि ये चिड़ियों से बात करके उस कमल वाले फूल को मंगा भी सकती है। ये सुनकर लिंग लोंग कहती है कि अगर आपको मेरी बातों पे भरोसा नहीं है तो थोड़ी देर रुको। इतना कहने के बाद वो अपना मंत्र बोलती है और इसके बाद वो हवा में मैजिक करती है। कुछ ही देर के अंदर घर के बाहर से बहुत सी तेज से आवाज आने लगते हैं। ये देखकर बड़ी मालकिन नौकरानी को बाहर भेजती है खिड़की को खोलने के लिए कि बाहर क्या हो रहा है। जैसे ही नौकरानी बाहर का दरवाजा ओपन करती है वो देखती है कि घर के चारों तरफ बहुत सारी चिड़िया आ चुकी हैं, जिसे देखकर तो एक पल के लिए बड़ी मालकिन को छोटी बच्ची पे विश्वास होने लगता है। लेकिन तभी यहाँ पे झाओ रुई आती है और कहती है कि आपको इसकी बातों पे विश्वास नहीं करना चाहिए, ये तो ऐसे ही आलतू फालतू सी बातें बोल रही है। लेकिन तभी यहाँ पे कमरे के अंदर एक उड़ती हुई पक्षी आ जाती है, जिससे लिंग लोंग बात करने लगती है और 7 हृदय वाले कमल के बारे में उसे पूछने भी लगती है। पक्षी उसे बता भी देती है कि वो कहाँ पे है। तब लिंग लोंग उसे कहती है कि क्या तुम उसे मेरे लिए ढूंढ कर ला सकती हो। तब पक्षी उसकी बातों को मानते हुए उस कमल को ढूंढने के लिए यहाँ से निकल जाती है। ये देखकर सुआन उसे पूछती है कि क्या लिंग लोंग तुम सच में उस प्यारी सी पक्षी से बात कर रही थी। तब वो कहती है कि हाँ क्यों नहीं। तब झाओ रुई इनके इकलौते आशा को तोड़ते हुए कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि एक छोटी सी बच्ची और एक छोटी सी पक्षी मिलकर एक ऐसे चीज को ला सकते हैं जिसे पाने के लिए हजारों लोगों ने हजारों साल मेहनत की, लेकिन फिर भी उन्हें वो नहीं मिली। चलो ठीक है, हम भी उसका इंतजार कर ही लेते हैं। अब ऐसा कहते हुए सभी घर वाले उस छोटी सी पक्षी का इंतजार करने लगते हैं। समय बीतता जाता है और धीरे धीरे इनकी आशा भी कमजोर पड़ने लगती है और तभी झाओ रुई मौके का फायदा उठाते हुए बड़ी मालकिन से कहती है कि हमें इस छोटी सी बच्ची पे भरोसा करते हुए हमारे कीमती समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिनचन हमारे लिए बहुत ही ज्यादा कीमती है। ये सुनकर बड़ी मालकिन गुस्सा हो जाती है और लिंग लोंग को घर से बाहर निकालने के लिए एक गार्ड को बुला देती है। गार्ड लिंग लोंग को लेकर जाने लगता है और तभी यहाँ पे वो छोटी सी पक्षी 7 हृदय वाले कमल को लेकर आ जाती है, जिसे देखकर वो छोड़ देता है। और इसके बाद लिंग लोंग उस पक्षी के पास आती है और हृदय कमल उसे ले लेती है। फिर लिंग लोंग उस 7 हृदय वाले कमल पे कुछ मैजिक करती है, जिस वजह से वो आसमान में चला जाता है और वो पूरी तरीके से खिल भी जाता है। पूरे कमरे में गूंजी हुई इसकी स्मेल और इसकी बनावट को देखकर डॉक्टर भी पहचान जाते हैं कि ये सच में 7 हृदय वाले कमल हैं। झाओ रुई तो ये सोचकर परेशान हो रही होती है कि ये छोटी सी बच्ची और ये पक्षी मिलकर आखिर इतना बड़ा काम कैसे कर सकते हैं। और इधर सुआन को लिंग लोंग की उस बात पे भरोसा हो जाता है कि सच में वो कोई करप्ट मछली ही है। इसके बाद वो लिंग लोंग से अपने बेटे की जान बचाने के लिए रिक्वेस्ट करती है। तब लिंग लोंग कहती है कि हाँ क्यों नहीं। और इसके बाद वो जादुई कमल पे कुछ मैजिक करती है, जिस वजह से वो जादुई कमल जिनचन के बॉडी में एक रोशनी की तरह प्रवेश करता है और थोड़ी ही देर के अंदर जिनचन अपनी आंखें खोल देता है, जिसे देखकर बड़ी मालकिन और सुआन बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। फिर डॉक्टर भी आगे बढ़कर जिनचन की हालत के बारे में जांच करते हैं और वो रिजल्ट देखकर पूरी तरीके से हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं कि सच में इस जादुई 7 हृदय वाले कमल ने तो चमत्कार ही कर दिया। उसने लिटिल मास्टर के लगभग सभी ऑर्गन को ठीक करना स्टार्ट कर दिया है। वो धीरे धीरे बहुत ही अच्छी तरीके से रिकवर हो रहे हैं, लेकिन इनकी बॉडी अभी भी बहुत ही ज्यादा वीक है, इसलिए इनका खास ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो इनकी तबीयत
तबीयत वापस से खराब हो सकती है और ये मर भी सकते हैं, इसलिए आप लोग इनका अच्छी तरीके से ख्याल रखना। ये सुनकर ये लोग फिर से डर जाते हैं और सुवान फिर से लिंगलोंग से मदद मांगती है और कहती है कि क्या तुम मेरे बच्चे को पूरी तरीके से ठीक कर सकती हो। ये सुनकर लिंगलोंग कहती है कि जिनचन का भाग्य बहुत ही अच्छा है, जब तक आप उसके साथ रहोगी वो अच्छा ही रहेगा। तभी झाओ रुई लिंगलोंग को घर से बाहर निकालने की कोशिश में लग जाती है और बड़ी मालकिन से कहती है कि ये हमारे छोटे युवराज का ही भाग्य है कि वो इतनी आसानी से ठीक हो गए हैं, इसलिए अब गवर्नर के महल में किसी छोटी बच्ची को रखने का कोई भी अर्थ नहीं बनता है। लेकिन बड़ी मालकिन तो उसकी बातों पे ध्यान ही नहीं देती है। ये देखकर झाओ रुई अपने मन में सोचती है कि अगर मैंने किसी भी तरीके से इस छोटी सी लड़की को यहाँ से नहीं निकाला तो मेरा पूरा का पूरा प्लान ही खराब हो जाएगा, इसलिए मुझे किसी भी तरीके से इस छोटी सी लड़की को पहले इस घर से बाहर निकालना होगा। तभी जिनचन अपनी परदादी से लिंगलोंग को इस पैलेस में रहने के लिए कह देता है। अपने परपोते के मुंह से ये बातें सुनकर बड़ी मालकिन इस बातों को टालती नहीं है और लिंगलोंग को घर में रखने के लिए मान जाती है और इसके बाद इसकी जिम्मेदारी वो सुवान को दे देती है। सुवान को भी लिंगलोंग के साथ रहना पसंद होता है, इसलिए वो उसे अपना लेती है और कहती है कि आज से मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। ये सुनकर लिंगलोंग भी मान जाती है क्योंकि उससे भी अपना एहसान चुकाना था और ये भी इस फैमिली में शामिल हो जाती है। सीन कट होता है और अगले सीन में हम गवर्नर यान चुआन को पैलेस आते हुए देखते हैं। जैसे वो पैलेस आते हैं उनका जो खास गार्ड होता है वो छोटी लड़की लिंगलोंग के बारे में बता देता है और तभी यहाँ पे भागते हुए लिंगलोंग भी आ जाती है जो कि यान चुआन से टकरा जाती है। वो उसे देखकर उसकी तारीफ करने लगती है कि वो बहुत ही ज्यादा हैंडसम है और तभी यान चुआन भी लिंगलोंग को ढूंढते हुए वहाँ पे आ जाती है। सुवान लिंगलोंग के बारे में बताती है कि उसने जिनसन की मदद की थी और उसने उसकी जान बचाई थी, इसलिए उसने उसे गोद ले लिया है और इसके बाद वो यहाँ से जाने वाली होती है। लेकिन यान चुआन उस पर गुस्सा होता है। वो कहता है कि तुमने मेरी लाइफ डिस्ट्रॉय कर दी है और अब तुम ऐसा दिखाने की कोशिश कर रही हो कि जैसे मैं तुम्हें कंट्रोल करता हूँ। ये सुनकर वो पास्ट के बारे में सोचने लगती है जहाँ पे हम यान चुआन को नशे की हालत में देखते हैं। ये देखकर वो डॉक्टर को बुलाने के लिए जाती है, लेकिन यान चुआन सुवान को जाने नहीं देता है। उसे अपने पास खींच लेता है और उसे किस करने की कोशिश करता है। सुवान उसे अपने आप से दूर करने की कोशिश करती है, लेकिन यान चुआन उसे जाने नहीं देता है। वो उसके साथ रिलेशनशिप बनाने लगता है। सुवान उस पल के बारे में याद करती है और कहती है कि मैंने तुम्हारी लाइफ डिस्ट्रॉय नहीं की थी, बल्कि वो तुम थे जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब इन दोनों के साथ में देखकर झाओ रुई को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है, इसलिए वो भागते हुए आती है और सुवान का हाथ यान चुआन के हाथ से हाथ हटा देती है और उसके बाद वो उसके क्लोज जाने लगती है। ये देखकर सुवान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और वो अपने बच्चे के साथ घर के अंदर चली जाती है। उसके जाती है यान चुआन झाओ रुई से अपना हाथ हटा देता है और कहता है कि मेरी दादी तुम्हें पसंद करती है, ना कि मैं, इसलिए उनके साथ अच्छी तरीके से रहो, मेरे पास आने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। ऐसा कहते हुए वो उसे अवॉइड करते हुए वहाँ से चला जाता है। ये देखकर झाओ रुई को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है और वह कहती है कि मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए ही आई हूँ और जो कुछ भी मुझसे होगा वो मैं करके तुम्हारे क्लोज आकर ही रहूंगी। दूसरी तरफ हम लिंगलोंग को देखते हैं जो कि यान चुआन और सुवान के रिश्ते के तनाव को महसूस करती है और इसके बारे में वो जिनचन से बात करती है। जिनचन कहता है कि मुझे भी नहीं पता है कि उन दोनों के बीच में आखिर कौन सी बात है जिस वजह से वो एक दूसरे के साथ अच्छी तरीके से बात नहीं करते हैं। ये सुनकर लिंगलोंग कहती है कि अगर दोनों के बीच में कोई गलतफहमी है तो मैं उसे दूर कर सकती हूँ, हमें उन दोनों को पास लाना चाहिए। इसके बाद दोनों बच्चे मिलकर अपने पेरेंट्स को मिलाने की कोशिश में लग जाते हैं, जिसके लिए वो आज रात से ही काम करना स्टार्ट कर देते हैं। रात होने पे लिंगलोंग अपनी माँ के साथ बाजार में घूमने के लिए जाती है और दूसरी तरफ जिनसन अपने पिता के साथ बाजार घूमने के लिए आया होता है। दोनों ही बच्चे एक दूसरे के साथ जादुई तरीके से जुड़े होते हैं, इसलिए दोनों के आसपास होने का एक दूसरे को पता चल जाता है। फिर दोनों ही बच्चे साथ में अपने पेरेंट्स का हाथ छोड़ते हुए भीड़ के अंदर चले जाते हैं और छुपकर अपने पेरेंट्स को देखने लगते हैं। सुवान और याचुआन अपने बच्चे को ढूंढते ढूंढते भीड़ के अंदर चले जाते हैं और दोनों की टकराहट एक दूसरे के साथ हो जाती है और तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिससे हमें पता चलता है कि शादी से पहले ये दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त हुआ करते थे और सुवान तो चुपके चुपके यान चुआन को पसंद भी किया करती थी, लेकिन वो अपने चेहरे पे लगे दाग की वजह से उसे कभी बताती नहीं थी कि वो उसे पसंद करती है। इसके बाद यान चुआन उसे पूछता है कि तुम इस समारोह में क्या कर रही हो, तब वो उसे अच्छी तरीके से जवाब नहीं देती है और कहती है कि मैं यहाँ से चली जाती हूँ। तभी यान चुआन दोनों बच्चों को देख लेता है कि ये दोनों बच्चों की ही चाल है। इधर सुवान आगे बढ़ती है, लेकिन तभी उसे धक्का लग जाता है और वो वापस से यान चुआन की बाहों में आ जाती है। दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं और दूर झाओ रुई भी इस समारोह में आई होती है, लेकिन वो काफी गुस्से में होती है क्योंकि वो यान चुआन को अपने साथ यहाँ पे लाना चाहती थी और तभी इसकी नौकरानी की नजर इन दोनों पे पहुंच जाती है, जिसे देखकर वो इसके बारे में झाओ रुई को बता देती है। झाओ रुई को इससे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में अपनी नौकरानी से कहती है कि हमारी एरिया का जो सबसे ज्यादा खतरनाक गैंगस्टर ग्रुप है, मैं उसके लीडर से मिलना चाहती हूँ। ये सुनकर तो नौकरानी डरने लगती है और कहती है कि आपको उसे नहीं मिलना चाहिए, लेकिन झाओ रुई किसी भी तरीके से सुवान को अपने रास्ते से हटाना चाहती थी, इसलिए वो कहती है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने और यान चुआन के बीच में सुवान को नहीं आने दे सकती हूँ। ऐसा सोचते हुए वो अपने एरिया के सबसे ज्यादा खतरनाक गैंगस्टर ग्रुप में जाती है, जहाँ की हालत तो वैसे बहुत ही ज्यादा खराब होती है, जिसे देखकर झाओ रुई को डर लगता है। लेकिन वो अपने बदले के लिए यहाँ के लीडर जाओलिन से मिलती है और पैसे देते हुए वो सुवान के रेपुटेशन को खराब करने के लिए कहती है। जैसे ही जाओलिन को पता चलता है कि सुवान गवर्नर की वाइफ है, तब वो
वो काम करने से मना कर देता है और कहता है कि तुम इतने कम पैसों में चाहती हो कि मैं तुम्हारा इतना बड़ा काम कर दूं। तब झाव रही सोने से भरे हुए बक्से को उसे देती है जिसपे वो मान जाता है। अगले सीन में हम कुछ घर के नौकरानियों को देखते हैं जो कि सुआन के बारे में बात कर रही होती हैं कि कल जनरल अपने सक्सेस के लिए बड़ी सी पार्टी रख रहे हैं। आखिर उस पार्टी में सुआन अपने बेकार से चेहरे को लेकर किस तरीके से जाएगी। इनकी बातें सुनकर सुआन को भी काफी बुरा लग रहा होता है, इसलिए वो आईने के सामने उदास बैठकर अपने चेहरे पे लगे हुए निशान को देख रही होती है। और तभी यहाँ पे लिंगलोंग आशा आती है जो की सुआन के प्रॉब्लम को महसूस कर लेती है और उसके बाद वो उसे कहती है की आप बहुत ही सदा सुंदर है, लेकिन आप अपने चेहरे पे लगे निशान की वजह से अपनी सुंदरता को देख नहीं पाती हो। ये सुनकर वह कहती है कि तुम्हें पता है कि लोगों को किस तरीके से खुश किया जाता है। वैसे कह तो तुम सही रही हो, मैं हमेशा इस दाग की वजह से अनकंफर्टेबल महसूस करती रहती हूँ। डॉक्टर से मैंने ये दिखाया है, लेकिन डॉक्टर का ऐसा कहना है कि वो कभी भी इस दाग को ठीक नहीं कर सकते हैं। ये सुनकर लिंगलोंग कहती है कि अगर मेरी माँ चाहे तो मैं उसके लिए इसे ठीक कर सकती हूँ। ऐसा कहते हुए वो सुआन पे कुछ मैसेज करती है। अगले सीन में हम पार्टी वाले सीन को देखते हैं जहाँ पे सभी लोग जनरल के सक्सेस के लिए बधाई देने के लिए आए होते हैं। जनरल अपने लोगों के साथ काफी खुश होते हैं। पास में कुछ औरतें भी होती हैं जो कि जनरल के बारे में बात कर रही होती हैं कि जनरल बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, हैंडसम है और बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल जनरल भी हैं। आखिर उनकी वाइफ यहाँ पे वो इस समय गवर्नर के साथ क्यों नहीं खड़ी है। तभी दूसरी लड़की कहती है कि तुम्हें सुआन के बारे में पता नहीं है। कहा जाता है कि सुआन ने गवर्नर से धोखे से शादी कर लिया था और वो खास दिखती भी नहीं है। एक्चुअली में तो गवर्नर यान चुआन की शादी तो बचपन में ही झाओ रुई के साथ तय कर दी गई थी, लेकिन बीच में सुआन ने आकर दोनों की लाइफ बर्बाद कर दी। वो देखने में तो बिल्कुल भी सुंदर नहीं है, लेकिन उसने धोखे से गवर्नर को अपना पति बना लिया। इनकी बातें सुनने के बाद झाओ रुई जहाँ बहुत ही ज्यादा खुश होती है, लेकिन जनरल को ये बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा होता है। लेकिन तभी यहाँ पे सुआन की एंट्री होती है। जैसे ही सुआन को सभी देखते हैं वो उसकी खूबसूरती में खो जाते हैं, क्योंकि सुआन तो पहले से ही बहुत ही ज्यादा सुंदर थी, लेकिन लोग उसके चेहरे पे लगे निशान की वजह से उसकी खूबसूरती को नोटिस नहीं करते थे। लेकिन आज चेहरे से निशान हट जाने की वजह से सभी लोग सुआन की खूबसूरती को देख पा रहे होते हैं और उसकी बड़ाई भी बहुत ही ज्यादा कर रहे होते हैं। और ये सब देखकर झाओ रुई को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। वो कहती है कि आखिर ये अचानक से इतनी ज्यादा सुंदर कैसे हो गई। सुआन भी जब गवर्नर यान चुआन के पास आती है तब गवर्नर भी उसकी खूबसूरती को देखकर उसमें खुश आते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे जावलिन यहाँ पे आ जाता है और सुआन को सबके सामने अपनी प्रेमिका कह के बुलाने लगता है। सुआन को तो कुछ भी समझ में नहीं आता है, क्योंकि उसने जावलिन को पहली बार देखा होता है, इसलिए वो उसे पहचानने से इनकार कर रही होती है। लेकिन जावलिन तो उसे प्रेमिका कह के बुला रहा होता है और उसे टच करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन यान चुआन उसे ऐसा करने से बार बार रोकता है और उसे पीट भी देता है और अपने गार्ड सबसे उसे कहता है कि इसे बाहर फेंकवा दो। इसके बाद जावलिन उस सबसे कहता है कि वो झूठ नहीं बोल रहा है और वो अपने यहाँ पे लोगों को विश्वास दिलाने के लिए अपने पास छुपाए हुए सुआन के ब्रा को बाहर निकालता है और सबके सामने रख देता है। ये देखकर झाओ रुई जब उसे देखती है तब उस पे सुआन का ही नाम लिखा होता है, जिसके बारे में वो जोर से सबको बता भी देती है। ये देखकर सभी सुआन पे शक करने लगते हैं। इनफैक्ट जो गवर्नर यान चुआन भी होता है वो भी सुआन पे शक करने लगता है, लेकिन सुआन अपने आप को बेगुनाह साबित करने में लग जाती है और यान चुआन को बताती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन तभी यहाँ पे बड़ी मालकिन आ जाती है और कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, अगर उसके साथ तुम्हारा कोई भी रिश्ता नहीं है तो तुम्हारा ब्रा उसके पास कैसे हो सकता है। क्या तुम इसके बारे में लोगों को बताना चाहोगी या फिर तुम अपनी बेशर्मी को इसी तरीके से छुपाना चाहती हो। ऐसा कहते हुए वो उसे थप्पड़ मारने के लिए आगे आती है, लेकिन यान चुआन उन्हें रोक लेता है और कहता है कि मैं इस चीज को अपने आप से ही हैंडल करूंगा। ऐसा कहते हुए वो जावलिन को वहाँ से लेकर जाने के लिए कह देता है। इसके बाद दोनों बच्चे अपने माँ के सपोर्ट में आगे आते हैं और डैड को समझाने की कोशिश करते हैं कि माँ के इन सारी चीजों में कोई भी गलती नहीं है। लेकिन यान चुआन को सुआन पे बड़ा ही गुस्सा आ रहा होता है। वो उसका हाथ पकड़ता है और उसे कमरे में लेकर चला जाता है। बेड पे उसे धक्का देता है और उसकी गले को दबाते हुए उसे कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हें अपनी लाइफ में इतने सारे मर्द की जरूरत है। इसलिए यान चुआन कहीं न कहीं सुआन को पसंद करने लगा था और इस लड़की को इस तरीके से सामने आते हुए देखकर उसे जेलसी होती है। इसलिए वो गुस्से में वो बिना कुछ सोचे समझे सुआन के बारे में कुछ भी बोलता चला जाता है और इसके बाद वो उसे अपनी तरफ से सबक सिखाने के लिए उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करने लगता है, जिसपे सुआन उसके इस बिहेवियर को देखकर वो उसे अपने आप से दूर करने की कोशिश में लग जाती है और यान चुआन को ऐसा लगता है कि शायद सुआन उसे पसंद नहीं करती है। और तभी बाहर से गवर्नर यान चुआन को आवाज दिया जाता है कि जावलिन भाग गया है। ये सुनकर यान चुआन इस चीज को यहीं पे रोक देता है और इसके बाद वो जावलिन को ढूंढने के लिए चला जाता है। उसके जाते ही सुआन के पास कुछ लोग आते हैं और बड़ी मालकिन के आदेश पे उससे बंदी बनाकर नदी के पास लेकर चले जाते हैं, क्योंकि बड़ी मालकिन ने अभी तक सुआन को माफ नहीं किया होता है। वो उसे यहाँ पे सजा देने के लिए लाई होती है और सुआन बड़ी मालकिन से रिक्वेस्ट कर रही होती है और बता रही होती है कि इन सारी चीजों में उसकी कोई भी गलती नहीं है। लेकिन झाओ रुई इस मौके का फायदा उठाते हुए बड़ी मालकिन के कान में इनडायरेक्टली ये बात डाल देती है कि शायद जिनचेन जावलिन का बच्चा हो सकता है, क्योंकि जावलिन ने सबके सामने कहा था कि वो सुआन के साथ पिछले 8 सालों से रिलेशनशिप में है और जिनसन की उम्र भी उतनी है। और वैसे देखा जाए तो जनरल यान चुआन तो अपने काम की वजह से ज्यादातर घर से बाहर ही रहते हैं। इस तरीके से वो सुआन के कैरेक्टर पे उंगली उठा देती है। ये सुनकर तो बड़ी मालकिन को इतना गुस्सा
आता है कि वो सुआन को थप्पड़ लगाती हैं और इसके बाद वो अपने लोगों से उसे तालाब में फेंकने के लिए भी कह देती हैं। दूसरी तरफ हम लिंगलोंग और जिनचन को देखते हैं जिन्हें सुआन के बारे में पता नहीं होता है और वो आपस में बात कर रहे होते हैं कि वो अपने पेरेंट्स को किस तरीके से क्लोज लाएंगे। तभी यहाँ पे भागते हुए एक नौकरानी आती है और सुआन के बारे में बता देती है कि बड़ी मालकिन ने उन्हें गुस्से में तालाब में फेंकने के लिए कह दिया है। ये सुनकर दोनों भाई बहन डरते हुए आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी जिनसन की तबीयत खराब हो जाती है। ये देखकर लिंगलोंग पहले अपने शक्तियों से उसे ठीक करती है और उसे वहीं पे रोक देती है और कहती है कि मैं माँ को बचाने के लिए अकेले ही काफी हूँ। ऐसे कहते हुए जाने लगती है, लेकिन जिनसन उसे कहता है कि तुम एक सिर्फ लड़की हो। लेकिन जैसे ही वो ऐसा कहते हुए उसकी तरफ देखता है, लिंगलोंग गुस्से में अपना असली चेहरा सबके सामने ला देती है और वो कहती है कि लड़की हुई तो क्या हुआ, मैं उनके लिए काफी हूँ, मैं अपनी माँ को अकेले भी बचा सकती हूँ। दूसरी तरफ हम सुआन को देखते हैं जो कि बड़ी मालकिन से रिक्वेस्ट कर रही होती है और उन्हें छोड़ने के लिए कह रही होती है, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता है। बड़ी मालकिन तो उस पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है और झाओलिन भी उसके मुंह में कपड़ा भी डाल देती है ताकि उसकी चीखें किसी को सुनाई भी ना दे और इसके बाद वो उसे लकड़ी के पिंजरे में डालते हुए पानी में लेकर जाने लगते हैं। सुआन को इस तरीके से मौत के नजदीक जाते हुए देखकर जाओ रुई को काफी अच्छा लगता है और वह कहती है कि अब मैं अपने सपने को पूरा करूंगी। और तभी सुआन को पानी में पिंजरे के साथ डाल दिया जाता है, लेकिन पानी में डालते ही पानी में कुछ हलचल होने लगता है और पानी के अंदर से रोशनी दिखाई देने लगती है। थोड़ी देर के अंदर सुआन लकड़ी के पिंजरे से बाहर होती है और वो पानी से धीरे धीरे ऊपर आ रही होती है। तभी हमें लिंगलोंग को देखते हैं जो कि अपनी जादुई शक्तियां से सुआन को बचाकर पानी से बाहर लाती है। जैसे ही सभी लोग लिंगलोंग को उसके असली चेहरे के साथ उसे देखते हैं, वो उसे देखकर डर जाते हैं और उसे नदी का देवता समझ लेते हैं और डर से उसके सामने झुक जाते हैं। लिंगलोंग अपनी माँ सुआन को बाहर निकालती है और फिर जब वो देखती है कि सुआन सही सलामत है, तब वो लोगों से बदला लेने लगती है अपनी माँ के लिए। वो सभी को चोट पहुँचाने लगती है जिन लोगों ने मिलकर सुआन को खतरे में डाला था। ये देखकर बड़ी मालकिन झाओरुई से कहती है कि क्या सच में वो नदी की देवता है। और तभी लिंगलोंग गुस्से में अपनी शक्तियां बाहर निकालने लगती है। वो गुस्से में पानी के ऊपर हमला करती है जिस वजह से पानी तूफान का रूप ले लेती है, जिसे देखकर सभी लोग डर रहे होते हैं। लेकिन तभी अचानक से चंद्र ग्रहण होने लगता है जिस वजह से लिंगलोंग की शक्तियां खत्म हो जाती हैं और वो कमजोर पड़ने लगती है। और तभी उसे बूढ़े कछुए की भी बात याद आने लगती है कि चंद्र ग्रहण में तुम्हारी शक्तियां खत्म हो जाएंगी। लिंगलोंग उस बात को याद कर रही होती है और तभी वो नीचे गिर जाती है कि माँ उसे संभालती है। तब लिंगलोंग अपनी माँ को बताती है कि चंद्र ग्रहण होने की वजह से वो कमजोर पड़ गई है और उसकी शक्तियां खत्म हो गई हैं। उसे कमजोर पड़ता हुआ देख झाओरुई एक बार फिर से बड़ी मालकिन को अपनी बातों में फंसाने लगती है और कहती है कि लगता है कि वो कमजोर पड़ गई है, हमें उसे जान से मार देना चाहिए क्योंकि उसकी शक्तियों को देखकर ऐसा लग रहा है कि वो कोई डायन है या फिर कोई चुड़ैल। मुझे तो ऐसा लगता है कि दोनों मिलकर हमारे यान छुआन को खत्म करना चाहती हैं। ये सुनते ही बड़ी मालकिन गुस्से में सभी से कहने लगती है कि इन दोनों माँ बेटी को जान से मारकर खत्म कर दो। मैं उस इंसान को पहले ही खत्म कर दूंगी जो मेरे पोते को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ हम गवर्नर यान छुआन को देखते हैं जो कि जावलिन को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन उन्हें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता चलता है। लेकिन तभी अचानक से उनके सामने जावलिन आ जाता है जिसने अपना भेष बदल रखा होता है, लेकिन फिर भी यान छुआन उसे पहचान लेता है और उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है। जब वो उसे पकड़ नहीं पाता है तब वो उसके पैरों पर शूट कर देता है जिस वजह से वो घायल हो जाता है और यान छुआन उसे पकड़ लेता है। इसके बाद वो उसे पूछता है कि बताओ सुआन और तुम्हारे बीच में कैसा रिश्ता है। जावलिन फिर से झूठ बोलता है और बताता है कि वो उसका प्रेमी है, लेकिन यान छुआन गुस्से में होता है। वो उसे बहुत ही बुरी तरीके से पीट रहा होता है, लेकिन फिर भी जावलिन उसे कुछ नहीं बताता है। ये देखकर यान छुआन उसे जान से मारने की धमकी देने लगता है जिसपे जावलिन डर जाता है और बता देता है कि उसे किसी औरत ने पैसे दिए थे और वो फेस को कवर करके उसके पास आई थी। उसने कहा था कि उसे सुआन की इज्जत को खराब करना है। ये सुनकर यान छुआन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है, साथ ही उसे गिल्ट भी हो रहा होता है कि उसने सुआन के साथ गलत किया। तभी एक ऑफिसर भागते हुए आता है और यान छुआन को सुआन के बारे में बताने लगता है कि बड़ी मालकिन यान छुआन और उसकी बेटी को जान से मारने की कोशिश कर रहे हैं। ये सुनकर यान छुआन गुस्से में उसे बचाने के लिए अपने सभी लोगों के साथ उस तरफ निकल जाता है। दूसरी तरफ बड़ी मालकिन भी गुस्से में बिना कुछ सोचे समझे सुआन को पहले फिर से लकड़ी के पिंजरे में बंद करने के बाद पानी में फेंक देती है। सुआन इस समय बचने की बहुत ही ज्यादा कोशिश करती है, सबसे रिक्वेस्ट भी करती है, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता है। वो धीरे धीरे पानी के अंदर डूबने लगती है और जब वो डूब रही होती है तब वो यान छुआन के साथ बिताए गए हर एक पल को याद कर रही होती है और कहती है कि मैंने उससे प्यार किया था, लेकिन हमारे बीच में दूरियां इतनी ज्यादा बढ़ गई कि मैं मरने के समय उसे देख भी नहीं सकती हूँ। ऐसा कहते हुए धीरे धीरे पानी के अंदर जाने लगती है और तभी यहाँ पे यान छुआन भी पहुंच जाता है और वो भागते हुए नदी के पास आता है और सुआन को बचाने के लिए वो नदी के अंदर कूद जाता है। थोड़ी देर के अंदर वो सुआन को बचाने के बाद पानी से बाहर लाता है, लेकिन सुआन होश में नहीं आ रही होती है, इसीलिए वो उसे होश में लाने की पूरी कोशिश करता है और थोड़ी देर के बाद सुआन ठीक भी हो जाती है। और फिर वो जैसे उसे अपने साथ लेकर जाने वाला होता है, बड़ी मालकिन उसे रुकने लगती है और कहती है कि तुम्हें याद नहीं है कि इस लड़की ने हमारे साथ क्या किया। तब यान छुआन सबको सच्चाई बताता है कि इन सारी चीजों में सुआन की कोई भी गलती नहीं है, असल में तो कोई सुआन को फंसाना चाहता था। जो कि ये सुनकर तो झाओरुई थोड़ी सी डर रही होती है, लेकिन जैसे वो देखती है कि वो उसे लेकर जाने वाला है, वो फिर से यान छुआन को रोकती है और कहती है कि माना कि उसे किसी ने फंसाने की कोशिश की, लेकिन ये जिस बच्ची को अपने पास रख रही है वो एक चुड़ैल है। तुम्हें देखना चाहिए था जिस तरीके से उस चुड़ैल से बच्ची ने यहाँ पे हंगामा किया था, वो सबको जान से मारने की कोशिश कर रही थी। अब वो ऐसा करके यान छुआन को रोकने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन तभी सुआन बताती है कि वो छोटी सी बच्ची चुड़ैल नहीं है, बल्कि उसने तो मेरी जान बचाने की कोशिश की थी।
थी। ये सुनकर यान चुआन सबसे कह देता है कि वो छोटी बच्ची कोई चुड़ैल नहीं है, वो मेरी बेटी है। अगर किसी ने उसके साथ कुछ भी गलत करने की कोशिश की तो उसका सामना मुझसे होगा। ऐसा कहते हुए वो दोनों को ही घर लेकर चला जाता है। रात होने पे लिंगलोंग को फाइनली होश आता है, जिसे देखकर सभी खुश होते हैं। लेकिन लिंगलोंग थोड़ी सी उदास होती है। वो सुआन से कहती है कि माँ मैं साधारण बच्ची नहीं हूँ। ये सुनकर सुआन कहती है कि मुझे पता है कि तुम कोई साधारण बच्ची नहीं हो, लेकिन मेरे लिए तुम मेरी बच्ची ही हो। जिनचन भी कहता है कि हमें परवाह नहीं है कि तुम क्या चीज हो, हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि तुम हमारे परिवार की एक खास सदस्य हो। इसके बाद सुआन लिंगलोंग को अपनी शक्तियाँ छुपाने के लिए कहती है और कहती है कि ये तुम्हारे लिए मुसीबत खड़ी कर सकती है, इसीलिए तुम अपनी शक्तियों को जितना हो सके उतना छुपा कर रखना। वैसे तुम भूखी होगी, मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए कुछ लेकर आती हूँ। ऐसा कहती वो खाना लाने के लिए चली जाती है, लेकिन जैसे वो खाना लेकर वापस आ रही होती है तभी उसकी टकराहट गवर्नर यान चुआन से हो जाती है। वो उसे बचाता है। इसके बाद वो उसने जो कुछ भी उसके साथ किया था उसके लिए सॉरी बोलता है और कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैंने बिना कुछ सोचे समझे किसी अनजान के कहने पे तुम्हारे ऊपर शक किया था। ये सुनकर वो उसे माफी मांगने से मना करती है और कहती है कि आज अगर तुमने मेरी जान नहीं बचाई होती तो वैसे भी मैं मरने वाली थी, इसलिए तुम्हें मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। अब यान चुआन सुआन के साथ अपनी सभी गलतफहमी को दूर करना चाहता था, लेकिन इसमें सुआन यान चुआन से थोड़ी गुस्सा होती है, इसलिए वो उसकी बातें नहीं सुनती है। ये सुनकर यान चुआन को फिर से गुस्सा आ जाता है और वो उसे कहता है कि मुझे ये जानना है कि तुमने लिंगलोंग को अडॉप्ट क्यों किया था और तुम उसे अपनी बच्ची क्यों मानती हो। अब इस तरीके से वो एक बार फिर से वही सेम गलती कर रहा होता है जिसे उसने लास्ट टाइम किया था, जिसपे सुआन को तो और भी गुस्सा आ जाता है। और तभी यहाँ पे एक नौकरानी आती है जो बताती है कि आपके बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं, जो कि ये सुनकर वो वहाँ से चली जाती है। दूर से जाओ रुई भी इन दोनों को साथ में देख रही होती है और वो फिर से प्लान बनाने लगती है कि वो इन दोनों को किस तरीके से अलग करेगी, जिसके लिए वो एक डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर अपने साथ एक नानयान रत्न निमेटन कीड़े को अपने साथ लेकर आते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा जहरीला कीड़ा होता है। ये कीड़ा किसी भी इंसान के बॉडी में जाने के बाद उनके बॉडी के इनर पार्ट्स को खाना स्टार्ट कर देता है। ये सुनकर तो जाओ रुई बहुत ही ज्यादा खुश होती है और वो कीड़ा वो अपनी नौकरानी को दे देती है और कहती है कि इसे जिनसन के कमरे में रख देना ताकि वो खत्म हो जाए और इसका इल्जाम मैं लिंगलोंग पे डाल दूं। नौकरानी वहाँ से चली जाती है और फिर जाओ रुई डॉक्टर को एक बॉक्स देती है जिसके अंदर पूरा का पूरा सोना भरा होता है। डॉक्टर ये देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग हम सभी को खाना खाने के लिए आते हुए देखते हैं। जाओ रुई तो भागती हुई आती है यान चुआन के पास बैठने के लिए, लेकिन तभी यान चुआन सुआन को अपने पास आकर बैठने के लिए कह देता है। ये देखकर लिंगलोंग आगे बढ़ती है और अपनी माँ को अपने डैड के पास ले जाकर बैठा देती है। सभी लोग खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। इसके बाद बड़ी मालकिन कहती है कि जिनसन कहाँ है, मैं सबके साथ बैठकर खाना खाना चाहती हूँ ना, मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि खाने के टाइम में कोई खाने के पास ना हो। तभी यहाँ पे भागते हुए एक नौकरानी आती है और जिनसन के बारे में बताती है कि उसकी कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब है, ऐसा लग रहा है कि वो मरने ही वाला है। ये सुनकर सभी डर जाते हैं और उसकी तरफ भागते हुए जाते हैं, लेकिन झाओ रुई सबको डरते हुए भागते हुए देखकर मुस्कुरा रही होती है क्योंकि प्लान तो इसी का होता है। अब जब सभी आकर जिनसन को देखते हैं तब वो काफी ज्यादा परेशान होते हैं क्योंकि एक ही रात में जिनसन की हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई होती है कि उसके सर के सारे बाल सफेद पड़ गए होते हैं। जो नौकरानी जिनसन की देखभाल कर रही थी वो घर के सभी लोगों को बताती है कि जिनसन कल रात से ही बहुत ही अजीब तरीके से बिहेव कर रहे हैं। मैंने कल रात कितनी बार उन्हें आवाज लगाया लेकिन एक बार भी जवाब नहीं दिया और आधी रात से तो उनका बॉडी टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा गिर रहा है, उनकी बॉडी बहुत ही ज्यादा ठंडी पड़ गई है। डॉक्टर भी सामने आकर जिनसन की जांच करते हैं तब वो भी कहते हैं कि इनकी धड़कनें धीरे धीरे कमजोर पड़ गई है, ऐसा लग रहा है कि ये कुछ ही देर के अंदर मरने वाले हैं। यान चुआन तो ये सुनकर घबरा जाता है और कहता है कि मैं शहर के सबसे बड़े डॉक्टर को लेकर आऊंगा और मैं अपने बच्चे को मरने नहीं दूंगा। ये सुनकर जाओ रुई कहती है कि हमारे घर के डॉक्टर ही इस शहर के सबसे बड़े डॉक्टर हैं और इनसे आगे कोई भी नहीं है, इसीलिए हम डॉक्टर्स को रहने देते हैं और किसी ताओवादी पुजारी को बुलाते हैं। मेरी नजर में एक ताओवादी पुजारी है जो कि किंग यून पर्वत के ताओवादी पुजारी ली हैं। अगर वो यहाँ पे आते हैं तो शायद उनकी वजह से हम जिनसन को ठीक कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से जिनसन की हालत खराब हो रही है मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि डॉक्टर उसका इलाज कर सकते हैं। ये सुनकर बड़ी मालकिन मान जाती है और सभी लोग उस ताओवादी पुजारी ली का इंतजार करने लगते हैं। थोड़ी देर के अंदर वो ताओवादी पुजारी ली भी आता है और ये कोई और नहीं बल्कि वही पर्सन होता है जिसने कल रात ही वो जहरीला कीड़ा झाओ रुई को दिया था। वो यहाँ पे आने के बाद अपना नाटक करना स्टार्ट कर देता है। सबसे पहले वो जिनसन का चेस्ट देखता है जहाँ पे वो देखता है कि बहुत सी काली रेखाएं बनी हुई है, जिसके बारे में सबको बताता है और सबको बहुत ही ज्यादा डरा देता है। वो कहता है कि इसका कोई भी इलाज नहीं है, तो सबसे पहले हमें उस पर्सन को ढूंढना होगा जिसने ये सारी चीजें की है। पहली बात तो जिसने भी ये सारी चीजें की है वो कोई इंसान नहीं है, वो कोई राक्षस है। ऐसा कहते हुए वो अपने पास से दिशा दिखाने वाले मैप को निकालता है और उस पर कुछ मैजिक करता है। थोड़ी देर के अंदर वो दिशा दिखाने वाला मैप की जो सुई होती है वो लिंगलोंग की तरफ इशारा करती है। ये देखकर वो सबसे कहने लगता है कि लिंगलोंग राक्षस है और इसने ही जिनसन के साथ ये सारी चीजें की है। ये सुनते ही झाओ रुई भी ड्रामा करने लगती है और कहती है कि मैंने तो पहले ही कहा था कि ये चुड़ैल है। ये सुनकर तो बड़ी मालकिन बहुत ही ज्यादा डरने लगती है और कहती है कि मुझे तो पहले ही लगा था कि ये जादू टोना करने वाली छोटी सी बच्ची आम से दिखने वाली कोई बच्ची नहीं है, ये सच में चुड़ैल है। इसे हमसे घर से बाहर निकाल देना चाहिए, इसे जान से मार डालना चाहिए। इनकी बातें सुनते हुए लिंगलोंग जिनसन की जादुई तरीके से जांच करने लगती है, जिसे उसे पता चलता है कि जिनसन के अंदर एक जहरीला कीड़ा है। जैसे इसके बारे में लिंगलोंग को पता चलता है वो सबको बताती है कि मैं कोई चुड़ैल नहीं हूँ, ये तो
एक जहरीला कीड़ा है जिसकी वजह से जिनसन की हालत खराब हो गई है। अब जैसे ही कीड़े की बात आती है, तावादी पुजारी ली को ऐसा लगता है कि शायद वो फंस सकता है, इसलिए वो लिंगलोंग की बातों को झुटाने लगता है। लेकिन सुआन जो कि अपनी बेटी पे खुद से भी ज्यादा भरोसा करती थी, वो कहती है कि नहीं, मेरी बेटी कभी भी झूठ नहीं बोलती है, अगर ये ऐसा कह रही है तो ऐसा ही होगा, क्योंकि वो कभी भी जिनसन को नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। तभी झावरई बड़े मालकिन को उकसाने लगती है और कहती है कि इस चुड़ैल को यहाँ से बाहर निकाल दो, नहीं तो वो जिनसन को खत्म कर देगी। ये सुनकर बड़ी मालकिन अपने लोगों को आगे करती है और लिंगलोंग को यहाँ से निकालने के लिए कह देती है। लोग भी आ जाते हैं और लिंगलोंग को यहाँ से लेकर जाने लगते हैं। सुआन अपनी बच्ची को रोकने की पूरी कोशिश करती है। इसके बाद वो यान चुआन से मदद मांगती है। तब यान चुआन सबको वहाँ से चले जाने के लिए कहता है और फिर वो तावादी पुजारी ली से कहता है कि अगर आप उस पर्सन का पता लगा सकते हो जिसने मेरे बेटे को चोट पहुँचाने की कोशिश की है, तब आप मेरे बेटे को भी ठीक कर सकते हो, क्यों है ना? अगर आप मेरे बेटे को ठीक कर देती हो तो मैं आपकी इस बात पे भी भरोसा कर लूंगा कि लिंगलोंग ही वो बच्ची है जिसने जिनसन को जान से मारने की कोशिश की थी। इस सुनकर वो कहता है कि हाँ क्यों नहीं, मैं उसे ठीक करने की पूरी कोशिश करूंगा। ऐसा कहते हुए अपने पास से एक पोटली ओपन करता है जिसके अंदर एक्यूपंक्चर की चीजें होती हैं। वो उसके अंदर से सुई निकालता है और जिनसन के अंदर लगाने वाला होता है। लेकिन तभी लिंगलोंग आ जाती है और उसे रोकने की कोशिश करती है और कहती है कि इस तरीके से आप जिनसन की तबीयत और भी ज्यादा खराब कर दोगे, आप बीमारी को और भी ज्यादा बुरी बना दोगे। लेकिन वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है, वो उसे धक्का दे देता है और अपना काम स्टार्ट कर देता है। चारों भी ये सारी चीजें देख रही होती है और कहती है कि अभी तो जिनसन को थोड़ी देर के लिए ठीक करना है, तभी तो ये डॉक्टर भी यहाँ से आसानी से चला जाएगा, और अगर ये यहाँ से चला जाएगा तो मैं भी सारी चीजें करने के बाद भी बच जाऊंगी। डॉक्टर धीरे धीरे अपना एक्यूपंक्चर कर रहा होता है, सुइयों को जिनसन के बॉडी के अंदर चुभो रहा होता है और जैसे वो लास्ट सुई जिनसन की बॉडी के अंदर डालता है, उसका जो सफेद बाल होता है वो पूरे काले बालों में बदल जाता है। ये देखकर सभी को यकीन हो जाता है कि तावादी पुजारी ली सही कह रहे थे। इसीलिए बड़ी मालकिन भी लिंगलोंग को यहाँ से लेकर जाने के लिए कह देती है। जैसे ही लोग आते हैं और लिंगलोंग को दोबारा यहाँ से लेकर जाने वाले होते हैं, तभी जिनसन भी चीखते हुए जाग उठता है। उसके आंख लाल पड़ गए होते हैं और वो अपनी माँ के हाथ पे काटने ही वाला होता है। लेकिन तभी यहाँ पे यानचैन आ जाता है और उससे रोक लेता है, लेकिन उसका बेटा पागलों की तरह उसके हाथों पे ही हमला कर देता है। ये देखकर वो उसकी गर्दन पे मारते हुए उसे बेहोश कर देता है। फिर वो गुस्से में तावादी पुजारी ली से कहता है कि बताओ ये सारी चीजें क्या हो रही हैं? तुमने तो कहा था कि तुम मेरे बेटे को ठीक कर दोगे। ये सुनकर वो कहता है कि मैं तो इसे ठीक ही कर रहा था, लेकिन ये जो राक्षस है वो ऐसा करने नहीं दे रही है। ये सुनकर लिंगलोंग कहती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिस वजह से आप परेशानी में पड़ जाओ। मैंने तो आपको पहले ही बताया था कि आप इस तरीके से उसका ट्रीटमेंट मत करो, क्योंकि आप उसके जान को जोखिम में डाल रहे हो। ऐसे कहते हुए वो अपने मैसेज का यूज करती है और जिनसन की कंडीशन के बारे में जांच करती है, जिससे उसे सारी सच्चाई पता चल जाती है। इसके बारे में वो सबको बता भी देती है और कहती है कि मैं इसका इलाज कर सकती हूँ। वो मैजिक करती है और जिनसन का इलाज करने लगती है। वो कुछ मछलियों को जिनसन की बॉडी के अंदर डाल देती है जो कि जिंदा होती हैं और जहरीले के कीड़े को खाने के लिए अंदर चली जाती हैं। लेकिन जैसे जैसे वो उसे खा रही होती हैं, वैसे वैसे जिनसन के मुंह से ब्लड बाहर आ रहे होते हैं। ये देखकर सभी डर रहे होते हैं। थोड़ी देर के अंदर जिनसन की बॉडी ठंडी पड़ जाती है और वो लगभग मर गया होता है। डॉक्टर भी उसकी जांच कर रहे होते हैं, तब वो कहते हैं कि लगता है कि ये मर गया है। सभी लोग बहुत ही ज्यादा बेचैन हो रहे होते हैं, लेकिन यान चुआन बहुत ही शांत होता है और लिंगलोंग से पूछता है कि बताओ उसकी कंडीशन कैसी है। तब लिंगलोंग बताती है कि डरने की कोई जरूरत नहीं है, वो थोड़ी देर के अंदर पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। और सच में होता भी ऐसा ही है। जैसे ही मछली अपना पूरा काम कर देती है, वैसे ही अचानक से जिनसन खून की उल्टियां करने लगता है और जब वो उल्टियां कर रहा होता है तब उसके मुंह से वो जहरीला कीड़ा भी आ जाता है और जहरीले कीड़े को सभी देख भी पा रहे होते हैं। फिर वो जहरीले कीड़े के बारे में सबको बता देती है और ये भी बता देती है कि तावादी पुजारी ली ने ही किसी तरीके से इस जहरीले कीड़े को जिनसन के अंदर डाला था। ये सुनकर तो यान चियान बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और तावादी पुजारी ली को धमकाने लगता है और कहता है कि जल्दी बताओ तुमने ये सारी चीजें किसके कहने पे की थी। पहले तो वो बहुत ही ज्यादा डर रहा होता है, लेकिन जैसे वो अपना गन बाहर निकालता है उसे शूट करने के लिए, वो डर के मारे जाओ रुई का नाम ले लेता है। जाओ रुई जैसे ही अपना नाम सुनती है वो डर जाती है और कहती है कि मुझ पे आरोप लगाने की तुम हिम्मत भी कैसे कर सकती हो, मैं तुम्हारा सर कलम करा दूंगी। तावादी पुजारी ली बताता है कि जाओ रुई ने मुझे पैसे दिए थे। ये सुनकर तो जाओ रुई अपना बात ही पलट देती है। वो कहती है कि मैंने तुम्हें पैसे इसलिए दिए थे क्योंकि तुम जिनसन की मदद करो और उसे जल्द से जल्द ठीक कर दो। मैंने तुम्हें इससे जान से मारने के लिए नहीं कहा था। लिंगलोंग भी कह देती है कि इन सारी चीजों में इन दोनों का ही हाथ था। ये सुनकर यान चुआन अपने लोगों को बुलाता है और दोनों को पकड़कर यहाँ से लेकर जाने के लिए कह देता है, लेकिन जाओ रुई बड़ी मालकिन से मदद मांगने लगती है। तब बड़ी मालकिन भी इसकी बातों में आ जाती है और कहती है कि इसे जाने दो, ये ऐसा नहीं कर सकती है, मैं इसे बचपन से देखती आ रही हूँ, इस डॉक्टर ने ही इसे फंसाया होगा, बस तुम मेरे लिए एक बार इसे छोड़ दो। यान चुआन कहता है कि इस बार तो मैं इसे छोड़ा हूँ, लेकिन इस बार भी मैं इसे आसानी से नहीं जाने दूंगा, मैं इसे कुछ न कुछ सजा तो जरूर दूंगा। सीन कट होता है और अगले सीन में हम जिनसन, लिंगलोंग और शुआन को देखते हैं। तीनों एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा खुश होते हैं। तभी जिनसन को खांसी आती है, जिसके लिए लिंगलोंग पानी लाने के लिए जाती है, लेकिन तभी उसे एक बॉक्स दिखाई देता है, जिसे देखकर वो अपने माँ से उसके बारे में पूछती है। तब शुआन उस बॉक्स को ओपन करवाती है अपने नौकरानी से और दिखाती है कि उसके अंदर क्या है। उसके अंदर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे म्यूजिक प्ले होता है, लाइक गिटार जैसी चीज। जैसे वो उसे देखती है उसे एक्साइटमेंट होने लगता है। वो शुआन से कहती है क्या आप मेरे लिए उसे एक बार बजा सकती हो। ये सुनकर वो कहती है कि मैंने बहुत पहले इसे बजाना छोड़ दिया था। तभी नौकरानी भी पानी देती हुई लिंगलोंग को कहती है कि मैडम बहुत ही अच्छा बजाती हैं। जब वो पियानो, सितार जैसी चीजें प्ले करती हैं तब उनकी मधुर आवाज इतनी ज्यादा अच्छी होती है कि इनमें से फिनिक्स निकलने लगती
लगते हैं। ये सुनकर तो वो और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और अपनी माँ से उसे बचाने के लिए कहती है, लेकिन सुवान के फैमिली में पास्ट में हुई कुछ दुर्घटना की वजह से वो उसे बचाने से इनकार कर देती है और बहाना बनाने लगती है कि अगर वो फिनिक्स को बुलाने वाली धुन बजाएगी तो वो टूट भी सकता है। ये सुनकर वो उसे कहती है कि अगर ऐसी बात है तो पिताजी आपके लिए नया खरीदेंगे ना। ये सुनकर सुवान कहती है कि मुझे ऐसा नहीं लगता है कि उसे मेरी फिक्र है। दरवाजे के पास से यान चुआन की बातें सुन रहा होता है। ये सुनकर लिंगलोंग कहती है कि मुझे तो ऐसा लगा था कि वो आपकी बहुत ही ज्यादा परवाह करते हैं, क्योंकि तभी तो वो कभी भी आपको बचाने के लिए एक सेकंड भी नहीं गंवाते हैं और वो सबसे पहले आपको ही बचाते हैं, चाहे सामने कोई भी हो। अब दोनों ही एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा प्यार करने लगे थे, लेकिन दोनों को ही नहीं पता था कि सामने वाला पर्सन उनसे ही उतना ज्यादा प्यार करता है। इसीलिए दोनों के बीच में अभी भी कुछ गलतफहमियां होती हैं, जिस वजह से ये दोनों पास में बैठ के खुल के बात भी नहीं कर पाते हैं। दूसरी तरफ हम झाओ रुई को देखते हैं, जिससे मिलने के लिए अंडरग्राउंड में बड़ी मालकिन आई होती है, जिसे देखते ही वो ड्रामा स्टार्ट कर देती है, क्योंकि यान चुआन ने उसे सजा देने के लिए अंडरग्राउंड में भेज दिया होता है, ना कि वो महल में रहे। इसीलिए वो बड़ी मालकिन के सामने ड्रामा कर रही होती है। बड़ी मालकिन उसके ड्रामे में फंस भी जाती है और कहती है कि हाँ, मुझे तुम्हारे ऊपर विश्वास है, इसीलिए मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। अगले महीने एक बहुत ही बड़े ऑफिसर की वाइफ का बर्थडे है और मैं चाहती हूँ कि तुम वहाँ पे सच सवर के आओ, क्योंकि वहाँ पे यान चुआन भी आने वाला है। तुम्हारे लिए अच्छा मौका है उसके क्लोज आने का। ये सुनकर तो वो इम्प्रेस हो जाती है। अगले सीन में हम उसी पार्टी का सीन देखते हैं, जहाँ पे झाओ रुई सैन के साथ बैठकर सुवान की बुराई कर रही होती है। सैन उस लेडी की सिस्टर इन लॉ होती है, जिसकी बर्थडे पार्टी में सभी लोग आए होते हैं और सैन झाओ रुई की फ्रेंड भी होती है, लेकिन उसे सुवान के बारे में पता नहीं होता है। फर्स्ट टाइम जब वो सुवान के बारे में ऐसी घटिया बातें झाओ रुई के मुंह से सुनती है कि सैन एक ऐसी लड़की है जिसने उसके प्यार को उससे चुरा लिया है और अब वो पूरे प्रॉपर्टी पे कब्जा लेकर बैठी है। ये सुनकर सैन को गुस्सा आता है और वो अपनी फ्रेंड झाओ रुई के लिए सुवान से बदला लेने के बारे में सोचती है और तभी यहाँ पे सुवान की एंट्री होती है। सभी को ऐसा लग रहा होता है कि सुवान बदसूरत कोई लड़की होगी, लेकिन जैसे ही सुवान की यहाँ पे एंट्री होती है सभी लोग उसकी खूबसूरती को देखते हैं। सुवान यहाँ की सभी लड़कियों में सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़की होती है, इसलिए लड़के तो लड़के लड़कियां भी उसे ताड़ कर देख रही होती है, जो कि ये देखकर सैन को भी इनसिक्योरिटी होने लगती है अपनी ब्यूटी को देखकर। इसीलिए वो उसके सामने खड़ी होकर उसके साथ बदतमीजी करने लगती है। ये देखकर लिंगलोंग सामने आ जाती है और कहती है कि चेहरे से तो तुम बदसूरत दिखती हो, साथ में तुम्हारे शब्द भी इतने ज्यादा घिनौने हैं, तो मेरी मॉम के बराबर कैसे हो सकती है। ये सुनकर सैन कहती है कि तुम्हारे मॉम के बराबर होना भी कौन चाहता है। मैं एक बड़े खानदान से हूँ और मैंने यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है, वो भी फॉरेन कंट्री में जाकर, और तुम्हारी माँ ने क्या किया है, एक अमीर लड़की को फंसाकर उसके बिस्तर को गर्म करके बस एक बच्चे को पैदा किया है। इसके बाद तुम्हारे माँ के पास और कौन सी खूबियाँ है? क्या वो अच्छी तरीके से पढ़ाई कर सकती है या फिर कोई ऐसी चीज कर सकती है जो कि यहाँ की लड़कियाँ नहीं कर सकती हैं? भी आसपास की लड़कियाँ भी बात करने लगती हैं कि सुंदर चेहरा ही होना काफी नहीं होता है, लोगों को कई चीजों में आगे निकलना पड़ता है एक सक्सेसफुल पर्सन से शादी करने के लिए, या फिर लाइफ में सक्सेस पाने के लिए सुंदर चेहरा ही काफी नहीं होता है, आपके पास टैलेंट भी होना चाहिए। इनकी ऐसी बातें सुनकर तो लिंगलोंग को बड़ा ही गुस्सा आता है और वो दोनों लड़कियों पे मैसेज करती है, जिस वजह से दोनों लड़कियों की आवाज चली जाती है और वो कुछ भी बोल नहीं पाती हैं। इसके बाद सुवान बोलना स्टार्ट करती है और कहती है कि तुम सबको क्या लगता है कि मैंने एक बड़े घर के लड़की को फंसाकर उससे शादी किया है और बस मेरा इतना ही वजूद है? अगर तुम सबको ऐसा लगता है तो चलो हम कंपटीशन ही कर लेते हैं। ये सुनकर सैन कहती है कि हाँ क्यों नहीं, और इसके बाद वो सामने से ही संगीत का कंपटीशन रख देती है, सुवान के बारे में ये नहीं जानती हुई कि सुवान को हर तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने आते हैं। सुवान तो आसानी से मान जाती है कंपटीशन के लिए और कहती है कि अगर मैं जीत जाती हूँ तो तुम सबको मेरे सामने माफी मांगनी होगी। ये सुनकर तो झाओ रुई कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ कंपटीशन करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन अगर तुम हार जाती हो तो तुम्हें भी हमसे माफी मांगना होगा। और वो मन ही मन बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती है कि वो आसानी से सुवान को हरा सकती है, क्योंकि उसे भी सुवान के रियलिटी के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। थोड़ी देर के अंदर झाओ रुई आगे बढ़ती है और कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पे वो पियानो प्ले करती है। जब वो पियानो प्ले करती है तब उसकी आवाज सभी को बहुत ही ज्यादा पसंद आती है। सभी लोग उसके बजाए गए म्यूजिक से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। कुछ लोग तो इतने ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं कि वो सुवान को कंपटीशन से बाहर निकलने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि तुम उसके पास भी जाने के लायक नहीं हो, इसलिए अच्छा होगा कि तुम पहले ही हार मान लो। लेकिन सुवान इनके कहने के बावजूद भी हार नहीं मानती है और आगे बढ़ जाती है और सितार बजाने का फैसला करती है, जो कि ये देखकर तो सभी लोग उसका मजाक उड़ाई रहे होते हैं। और तभी यहाँ पे यान चन अपने फ्रेंड के साथ आता है। सभी को इस तरीके से साथ में देकर वो अपने फ्रेंड से पूछता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, लेकिन उसके फ्रेंड को भी कुछ भी पता नहीं होता है। इधर सुवान अपना सितार बजाना स्टार्ट कर देती है। तभी झाओ रुई नौकरानी की तरफ देखती है जो कि सितार यहाँ पे लाई थी और तभी अचानक से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का धागा टूट जाता है। ये देखकर सभी सुवान पे हंसने लगते हैं और कहते हैं कि इससे तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना भी नहीं आता है और ये कंपटीशन करने के लिए झाओ रुई के साथ आई थी। लिंगलोंग को अपनी माँ की ये बेइज्जती बिल्कुल पसंद नहीं आती है और वो घर के बाहर मैसेज करती है। उसके मैजिक से घर के बाहर जो बड़ा सा पेड़ होता है उसमें आग लग जाती है। उसके बाद पेड़ पूरी तरीके से जल जाता है और लकड़ी का एक बड़ा सा टुकड़ा उड़ते हुए लिंगलोंग के पास आ जाता है। इसके बाद वो अपनी मॉम को दे देती है और कहती है कि आप इसका यूज कर सकते हो। सभी एक बार फिर से हंसने लगते हैं और कहते हैं कि एक लकड़ी से आखिर वो कौन सा संगीत बना सकती है। सभी मजाक अभी भी उड़ा रहे होते हैं। तभी लिंगलोंग एक बार फिर से मैसेज करती
है और वो सिंपल से दिखने वाला लकड़ी का टुकड़ा बेहतरीन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में बदल जाता है, जिससे सबकी बोलती बंद हो जाती है। इसके बाद उस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से सुनहरी सी रोशनी भी निकलने लगती है। ये देखकर तो कुछ लोग काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं, लेकिन अभी भी कुछ लोग होते हैं जो कि अभी भी सुहान की इंसल्ट कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि इंस्ट्रूमेंट आ जाने से वो जीत नहीं हासिल कर लेगी, उसके लिए उसे प्ले भी करना होगा ना। के बाद सुहान आराम से बैठ जाती है और म्यूजिक प्ले करना स्टार्ट कर देती है। धीरे धीरे लोग उसकी म्यूजिक में खोने लगते हैं क्योंकि उसकी म्यूजिक बहुत ही ज्यादा मधुर होती है। यान चुआन भी सुहान के म्यूजिक से काफी ज्यादा इम्प्रेस होता है और उसके म्यूजिक को फील कर रहा होता है। हॉल में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कि सुहान के म्यूजिक को पहचान लेते हैं और वो कहते हैं कि 1000 सालों में कोई एक पर्सन आता है जो कि इस म्यूजिक को प्ले कर सके, क्योंकि इस म्यूजिक में इतनी शक्तियां होती हैं कि वो एक फिनिक्स को पैदा कर सके। ये सुनकर तो जो सुहान को पसंद नहीं करते हैं, मतलब कि झाओरुई और सैन और कुछ लड़कियां, वो कहने लगती हैं कि ये इतना भी ज्यादा आसान नहीं है जो कि वो कर सकती है। लेकिन तभी मैजिक होता है और सुहान अपने मैजिक से फिनिक्स को पैदा कर देती है जो कि पूरे हॉल में घुसने लगती है, उड़ने लगती है, जिसे देखकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। और झाओरुई तो बेचारी शॉक्ड हो जाती है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा होता है कि वो सुहान को हरा देगी, लेकिन वो इस तरीके से हारी होती है कि उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है। और तभी फिनिक्स उसके तरफ उड़ते हुए आता है, जिसे देखकर वो डर जाती है और नीचे गिर जाती है। तभी चीजें खत्म हो जाती है और फाइनली सुहान इस कंपटीशन में जीत जाती है। इसके बाद वो सैन से कहती है कि मुझसे माफी मांगो, लेकिन ये लड़की तो माफी मांगने से साफ साफ इनकार कर देती है क्योंकि ये इसके ईगो के खिलाफ हंसाता है। वो कहती है कि मैं एक ऐसी लड़की से माफी नहीं मांगने वाली हूँ जो कि दूसरों की जगहों को छीनती है। और फिर वो सबसे कहती है कि सुहान ने झाओरुई की जगह छीनी है क्योंकि झाओरुई की ही शादी गवर्नर यान चुआन के साथ होने वाली थी और इसने धोखे से शादी कर ली, इसलिए मैं धोखेबाज लड़की से माफी नहीं मांगने वाली हूँ। लेकिन तभी यहाँ पे यान चुआन की एंट्री हो जाती है और वो आते ही कहता है कि किसकी हिम्मत हुई कि मेरी वाइफ को धोखेबाज कहे। यान चुआन को देखते ही लिंगलोंग सारी बातें यान चुआन को बताने लगती है कि किस तरीके से ये दोनों लड़कियां कब से सुहान की इंसल्ट कर रही थी। ये देखकर सुहान सामने आता है और कहता है कि बेहतर होगा कि तुम दोनों आसानी से उससे माफी मांग लो। ये दोनों माफी ना मांगने का बहाना बनाती है, लेकिन यान चुआन इनकी बातें नहीं सुनता है, इसलिए मजबूरी में दोनों लड़कियों को उससे माफी मांगना पड़ता है, जिसे देखकर सभी लोग मुस्कुराने लगते हैं, मतलब कि इन पे हंसने लगते हैं। और तभी यहाँ पे सीनियर ऑफिसर मिस्टर जैन की एंट्री होती है, साथ में उनकी ब्यूटीफुल वाइफ होती है सुजिन, जो यहाँ पे आते ही म्यूजिक से निकले हुए फिनिक्स के बारे में बात करते हैं। और जैसे उन्हें पता चलता है कि सुहान ने ये सारी चीजें की है, वो बढ़ चढ़कर उसकी तारीफ करने लगते हैं, जिससे कि यान चुआन को भी अच्छा लगता है कि उसके सीनियर उसकी वाइफ की इस तरीके से तारीफ कर रहे हैं। अब थोड़ी देर के बाद पार्टी स्टार्ट हो जाती है। बर्थडे के बाद सभी लोग अपने प्रेजेंट देने के लिए सुजिन के पास होते हैं और अपने गिफ्ट को दे रहे होते हैं। सबसे पहले सैन अपना गिफ्ट देती है जो कि एक प्यारा सा नेकलेस सेट होता है, जिसके बाद झाओरुई सामने आते हैं और हाथ से बनी हुई एक पिक्चर को देखती है जो कि सुजिन को काफी ज्यादा पसंद आता है। और अब बारी होती है सुहान की। सुहान भी काफी अच्छा गिफ्ट लाई होती है, लेकिन उसके गिफ्ट में पहले ही झाओरुई ने उसके गिफ्ट को खराब कर दिया होता है और अब इस समय सुजिन पे वो दबाव डाल रही होती है कि सुहान ने आपको काफी अच्छा गिफ्ट दिया है, हम चाहते हैं कि आप गिफ्ट को सबके सामने खोलो। इसीलिए सबके कहने पे सुहान के गिफ्ट को ओपन कर दिया जाता है। अंदर एक ऐसी मूर्ति होती है जिसे बच्चे के पैदा होने पे गिफ्ट के तौर पे ज्यादातर लोग देते थे। और सीनियर ऑफिसर मिस्टर जाओ और उनकी पत्नी को तो काफी समय से कोई बच्चा भी नहीं हुआ था, इसीलिए गिफ्ट देखते ही सभी लोग इसके बारे में बात करने लगते हैं और कहते हैं कि क्या इन दोनों को इसके बारे में पता नहीं है या फिर वो बच्चे के लिए इन्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अब मामला बहुत ही ज्यादा गंभीर होता है, जिसपे सैन रिएक्ट करती है और इन दोनों को बातें सुनाने लगती है और कहती है कि तुम सबको क्या लगता है कि तुम सब यहाँ पे मजाक हमारा उड़ाओगे और आसानी से यहाँ से चले जाओगे। ये सुनकर यान चुआन और सुहान सबको अपने तरफ से प्लान करने की कोशिश करते हैं और सबको समझाते हैं कि उनका इरादा ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, गलती से गिफ्ट चेंज हो चुका है। जिसपे सुजिन को तो बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा होता है, लेकिन वो भी इनके कंडीशन को समझती है और ज्यादा रिएक्ट ना करते हुए उन्हें आसानी से माफ कर देती है और कहती है कि आप लोग वो माफी भी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन झाओरुई जो कि किसी भी चीज को सिंपल तरीके से खत्म होना नहीं देना चाहती थी और ये तो सुहान की बात थी, इसीलिए वो उसे फंसाने की पूरी कोशिश में लगी होती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और तभी लिंगलोंग सामने आती है और कहती है कि आपसे किसने कहा कि आप बच्चों को जन्म नहीं दे सकती हो। ना मैजिक करती है जिससे उसे पता चलता है कि सुजिन तो ट्विंस बच्चों को जन्म देने वाली है, लेकिन कुछ ब्लैक मैजिक होने की वजह से वो बच्चे को जन्म नहीं दे पा रही है, जिसके बारे में सबको बता भी देती है। पहली बार में तो लिंगलोंग की बातों पे विश्वास करना सभी को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन जैसे सामने से सुहान और उसके पिता दोनों सामने आके कहते हैं कि हमारी बच्ची थोड़ी सी अलग है बाकी बच्चियों की तरह से, तब एक पल के लिए दोनों हस्बैंड वाइफ उसकी बातों पे विश्वास करते हैं। इसके बाद लिंगलोंग आगे बढ़ती है और सुजिन के पेट पे हाथ रखती है और मैजिक करती है, जिससे कि धीरे धीरे उसका पेट बढ़ने लगता है, उसे दर्द भी होने लगता है, जिससे वो इसे चीखने लगती है। और तभी यहाँ पे डॉक्टर को बुलाया जाता है। डॉक्टर यहाँ पे आता है और सुजिन की जांच करने के बाद गुड न्यूज देता है। वो बताता है कि ये ट्विंस बच्चों को जन्म देने वाले हैं, जो कि ये सुनकर सभी काफी ज्यादा खुश होते हैं। ये लोग तो बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि इन्हें बहुत ही बड़ी खुशी मिली होती है। इसके बाद वो सैन पे दबाव डालते हैं कि वो सॉरी बोले। यान चुआन तो सॉरी सुन लेता है। इसके बाद वो झाओरुई से बोलता है कि तुम भी उससे सॉरी बोलो, क्योंकि तुमने मेरी बच्ची को झूठा साबित करने में एक पल भी नहीं सोचा था, और आइंदा मेरी बच्ची के बारे में अगर कुछ भी गलत करने के बारे में सोचा भी तो मैं तुम दोनों को जान से मार डालूंगा। का ये एग्रेसिव नेचर देखकर सुहान को बड़ा ही अच्छा लगता है, क्योंकि वो रियलाइज कर लेती है कि यान
चुआन ने लिंग लोंग को अपना लिया है। सीन कट होता है और अगले सीन में हम यान चुआन को देखते हैं। यहाँ पे भागते हुए जाओ रुई आती है और उससे कल के लिए माफी मांगती है और कहती है कि मुझे माफ कर देना, कल कोई गलतफहमी हो गई थी। ये सुनकर वो उसे कहता है कि बस तुम्हारे पास 3 दिन है। जाओ रुई कहती है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। तब यान चुआन उसे कहता है कि मैंने तुम्हें सिर्फ और सिर्फ 3 दिन दिया है, इसके बाद तुम्हें मेरे महल को छोड़कर यहाँ से हमेशा के लिए जाना होगा। जाओ रुई कहती है कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। ये सुनकर वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें बहुत ही पहले से जानता हूँ कि तुम हमेशा इस सुआन को प्रॉब्लम्स में डालने की कोशिश करती रहती हो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मैं अपनी ग्रैंडमा की वजह से तुम्हें अपने घर में झेल रहा हूँ, इसीलिए अब तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन है, 3 दिन के अंदर यहाँ से चले जाना। ऐसा कहते हुए उसे चले जाने के लिए कहता है और जाने वाला होता है, लेकिन तभी उसे जाओ रुई रोकती है और कहती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, आज से नहीं बल्कि बचपन से मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और मुझे पता है कि उस रात अगर तुम्हारे साथ सुआ ने गलत नहीं किया होता तो तुम मेरे ही होते। ये सुनकर वो उसे धक्का दे देता है और कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में कभी भी ऐसा नहीं सोचता हूँ, अगर उस रात ऐसा कुछ हुआ भी नहीं होता है फिर भी मैं तुमसे कभी भी शादी नहीं करता। ऐसा कहते हुए वो उसे रिजेक्ट करते हुए वहाँ से चला जाता है, लेकिन जाओ रुई बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है, इसीलिए वो दूसरा प्लान बनाती है और ओवरसियर फैमिली को पूरी तरीके से खत्म करने के बारे में लग जाती है, जिसके लिए वो घर की नौकरानी को खाने में जहर मिलाने के लिए दे देती है, लेकिन वो लेने से मना कर रही होती है। तब वो उसे मारती भी है, जिसपे उसे डर कर जाओ रुई के जहर को लेना पड़ता है और इसके बाद वो खाने में बनाकर उसे सबके सामने रख देती है। जब खाना खाने के लिए सभी आते हैं तब लिंग लोंग को थोड़ा सा गलत महसूस होता है, जिसपे वो अपने मैसे का यूज करती है और खाने की जांच करती है, जिससे उसे पता चल जाता है कि पूरे के पूरे खाने में जहर मिलाया गया है, इसीलिए वो सबको खाने से रोक देती है। फिर सबको वो बताती है कि खाने में जहर है, कोई भी उसकी बातों पे भरोसा नहीं कर रहा होता है, इसलिए वो खाने में से कुछ चीजें एक अलग बाउल में रखती है और उसे ले जाकर एक हरे भरे पेड़ के अंदर डाल देती है, जिस वजह से वो पेड़ थोड़ी देर के अंदर वो हरा भरा पेड़ भी सूख जाता है, जिसपे घर वाले बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और घर के पूरे नौकरों को एक साइड में खड़े कर देते हैं और सबकी तलाशी ली जाती है। सबकी तलाशी होती है, लेकिन कोई भी उस पर्सन का पता नहीं लगा पाता है जिसने खाने में जहर मिलाया था, लेकिन तभी लिंग लोंग अपने मैसे का यूज करती है और वो थोड़ी देर के अंदर उस लड़की का पता लगा लेती है। डॉक्टर भी सामने आते हैं और उसके हाथ में लगे हुए जहर की जांच करते हैं और वो भी बता देते हैं कि जहर इसके हाथ से ही खाने में डाला गया है। इसके बाद यान चुआन उस नौकरानी को सामने करता है और कहता है कि बताओ तुमने ऐसा क्यों किया, तुम तो हमारे फैमिली में काफी समय से काम कर रही हो ना, अगर तुम नहीं बताओगी तुमने ये सारी चीजें क्यों की है तो तुम्हारे साथ तुम्हारे पूरी फैमिली को भी हम खत्म कर देंगे। ये सुनकर नौकरानी डर जाती है और घुटने पे बैठ कर माफी मांगने लगती है और फिर वो बता देती है कि ये सारी चीजें जाओ रुई के कहने पे उसने किया है। ये सुनकर तो सबसे ज्यादा शॉक्ड बड़ी मालकिन होती है और थोड़ी देर के अंदर यहाँ पे जाओ रुई को भी लाया जाता है। यान चुआन उसे बता देता है कि घर के नौकरानी ने ये एक्सेप्ट किया है कि तुमने ही हमारे खाने में जहर डालने के लिए इसे कहा था, अब वो पकड़ी न जाए इसलिए वो फिर से नाटक करना स्टार्ट कर देती है और घर की नौकरानी पे हाथ उठाती है और कहती है कि तुम मुझे बार बार फंसाने की कोशिश क्यों करते रहते हो। ये देखकर घर की नौकरानी को ऐसा लगता है कि शायद हर बार की तरह जाओ रुई भी इस बार बच जाएगी और सारा का सारा ब्लेम उस पर डाल देगी, इसीलिए वो सारी की सारी सच्चाई सामने से ही बताने लगती है। वो कहती है कि मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके फैमिली के साथ ये सब कुछ किया, लेकिन मैडम जाओ रुई ने पहले ही मुझे धमका दिया था कि अगर मैं उसके काम को नहीं करती हूँ तो वो मेरे पूरे फैमिली को खत्म कर देगी। उन्होंने हर बार आपके परिवार को खत्म करने की कोशिश की है। लास्ट टाइम जिनसन के साथ जो कुछ भी हुआ था वो भी इन्होंने ही किया था, क्योंकि वो जहरीला कीड़ा इनके ही कहने पे मैंने जिनसन के रूम में उसे रखा था, मेरे पास अभी भी उसका बॉक्स है। ऐसा कहती हुए बॉक्स भी सामने कर देती है। लिंग लोंग बॉक्स की तलाशी लेती है और कहती है कि हाँ ये वही बॉक्स है। अब बड़ी मालकिन तो ये सारी चीजें देखकर पूरी तरीके से टूट जाती है और वो जाओ रुई से कहती है कि मैंने फैमिली में सबसे ज्यादा तुम्हें प्यार किया था, लेकिन तुमने ही मुझे धोखा दे दिया। इसके बाद यान चुआन उसे पुलिस के हवाले करने के लिए अपने लोगों से कह देता है। उसके लोग आगे आते हैं और उसे लेकर जाने लगते हैं, लेकिन वो बड़ी मालकिन के सामने रिक्वेस्ट करने लगती है और माफी मांगने लगती है। ये देखकर उनका दिल फिर से पिघल जाता है, लेकिन वो इस बार इसकी साइड नहीं लेना चाहती थी, इसलिए वो सबसे कहती है कि मुझे माफ कर देना, क्योंकि हर बार इसकी गलती होने के बावजूद भी मैं इसे बचाते आ रही हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, इसकी ग्रैंडमा ने मरने से पहले इसकी जिम्मेदारी मुझे सौंप दी थी, इसलिए मैं अपने आंखों के सामने इसे जेल में जाता हुआ नहीं देख सकती हूँ। तभी लिंग लोंग अपने पिता के पास आती है और कहती है कि इसे अच्छा होगा कि हम शहर से बाहर निकाल दें, इसे सजा भी मिल जाएगा और ये हमारे परिवार को दोबारा परेशान भी नहीं कर पाएगी। ये सुनकर वो कहता है कि ठीक है और इसके बाद उसे शहर से बाहर निकाल दिया जाता है। लेकिन शहर से बाहर जाने के बावजूद भी कई सारे लोग जाओ रुई को पहचान लेते हैं और उसके ऊपर गुस्से से सब्जियां फेंकने लगते हैं, जिस वजह से जाओ रुई को अब और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है सुआन पे। अगले सीन में हम यान चुआन को देखते हैं जो कि लिंग लोंग को एक प्यारा सा हेयर पिन देते हुए कहता है कि कल उसका बर्थडे है, मैं चाहता हूँ कि तुम इसे ले जाकर उसे दे दो। ये सुनकर लिंग लोंग कहती है कि तो फिर आप ही क्यों नहीं उसे दे देती हो। यान चुआन कहता है कि शायद वो मेरी हाथ से ना ले। ये सुनकर लिंग लोंग कहती है कि मैं चाहती हूँ कि आप दोनों साथ में हो जाओ, जिसके लिए मैं कोशिश करना चाहती हूँ। ये सुनकर वो कहता है कि ठीक है, मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा। अगले सीन में हम लिंग लोंग को देखते हैं जो कि उसे हेयर पिन को लेकर सुआन के पास आती है और उसे दे देती है और बताती है कि कल डैड आपका रेस्टोरेंट में इंतजार करेंगे, आप उनसे मिलने के लिए जरूर जाना। सुनकर वो भी मान जाती है क्योंकि वो उसे पसंद करती थी। अगली सुबह वो उसे मिलने के लिए सुबह में ही चली जाती है, लेकिन उसे रास्ते से जाते हुए देख जाओ रुई उसे देख लेती है और उसे बेहोश कर लेती है। लगभग पूरा दिन ऐसे कट जाता है और दोपहर होने पे यान चुआन घर वापस लौटता है, जिसे देखकर दोनों से पूछते हैं कि क्या आप दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन कुछ समय बीत जाने के बाद भी गाड़ी में से जब उसकी माँ नहीं निकलती है, तब यान चुआन बताता है कि तुम्हारी मॉम तो मुझसे मिलने के लिए
नहीं आई थी। ये सुनकर उसका बेटा कहता है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि माँ तो आपसे मिलने के लिए सुबह सुबह ही निकल गई थी। अभी कुछ भी सोच पाए उससे पहले यहाँ पे एक ऑफिसर आता है और यान चुआन को वो हेयर पिन देते हुए कहता है कि ये पास में ही गिरी मिली थी। इसे देखकर वो एक पल में ही समझ जाता है कि सुवान किसी खतरे में होगी और तभी लिंगलोंग भी अपने मैसेज का यूज करती है और सुवान के बारे में पता लगाने लगती है। थोड़ी देर के अंदर उसे सुवान का एड्रेस भी मिल जाता है और इसके बारे में वो यान चुआन को बता देती है। यान चुआन दोनों बच्चों को घर पे ही रहने के लिए कह देता है और इसके बाद वो अपनी वाइफ मतलब कि सुवान को ढूंढने के लिए निकल जाता है। नेक्स्ट हम सुवान को ही देखते हैं जिसे जावले ने किडनैप कर लिया होता है और इसे रस्सियों को बांध कर रखा होता है और उसके अंदर जितनी भी भड़ास होती है वो उसके ऊपर निकाल रही होती है। वो उससे कहती है कि आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, आज मैं तुम्हें मार कर ही रहूंगी। ये सुनकर सुवान उसे कहती है कि अगर तुम मुझे मार भी दोगी तब भी तुम्हें चुआन नहीं मिलेगा और तुम मारी जाओगी। ये सुनकर वो कहती है कि मुझे अब मरने से डर नहीं लगता है, लेकिन मैं मरने से पहले तुम्हें भी खत्म कर दूंगी, क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरी हर एक खुशियाँ छीनी जा चुकी है और अब तुम्हें भी जीने का कोई भी हक नहीं है। जैसे ही तुम्हारा हस्बैंड यहाँ पे आएगा उसके सामने ही मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी, ताकि उसे भी तो एहसास हो कि जिसे आप प्यार करते हो उसके चले जाने पे आपको कैसा लगता है। और तभी यहाँ पे यान चुआन भी आ जाता है। यान चुआन को देखते ही वो उसे कहती है कि मैं तुम्हें काफी समय से इंतजार कर रही थी, अच्छा हुआ कि तुम आ गए, अब तुम्हारे सामने ही मैं इसे खत्म कर दूंगी। तुम्हें पता भी है कि मैं पिछले कितने सालों से तुम्हें पसंद करते आ रही हूँ, लेकिन एक बार भी तुमने मेरी तरफ देखा नहीं। चुआन कहता है कि मैंने तुमसे कभी भी प्यार नहीं किया था, इसलिए तुम मेरे ऊपर दबाव नहीं डाल सकती हो कि मैं तुमसे प्यार करूँ। जाओरुई कहती है कि ठीक है, तो मैं इसे अपने साथ लेकर चली जाती हूँ। ऐसा कहते हुए वो सुआन पे चाकू से हमला करती है, लेकिन तभी बीच में यान चुआन आ जाता है और चाकू उसे लग जाती है। जब उसे चाकू लगता है तब वो सुआन से अपने हर गलती के लिए उससे माफी मांगता है और तभी यहाँ पे पुलिस वाले भी आ जाते हैं जो कि जाओरुई को पकड़ लेते हैं। फिर सुआन यान चुआन के पास आती है जो कि लगभग मर चुका होता है। वो उसे देखकर रो रही होती है और तभी यहाँ पे लिंगलोंग भी आ जाती है। लिंगलोंग जब सुआन को इस तरीके से देखती है तब वो अपने पिता को बचाने के लिए उसके पास आती है और कहती है कि मैं इनकी जान बचा सकती हूँ। और फिर वो मैसेज करती है और अपना एहसान चुकाने के लिए अपने जीवन की मोती को निकालती है और उसे यान चुआन के अंदर ट्रांसफर कर देती है। ऐसा करने पे यान चुआन तो धीरे धीरे ठीक होने लगता है, लेकिन लिंगलोंग की कंडीशन धीरे धीरे खराब होने लगती है और वो मरने लगती है। वो कहती है कि माँ, मैंने अपना एहसान चुका दिया है और अब मुझे जाना होगा। फिर वो यान चुआन से कहती है कि उसे सुआन की हमेशा हिफाजत करनी होगी और वो धीरे धीरे सुनहरे रोशनी में बदलने लगती है और पूरा कमरा सुनहरी रोशनी से जगमगा उठता है। इसके बाद पूरी रोशनी यान चुआन के हाथ में जाने लगती है और पूरी एनर्जी एक बार फिर से मछली का रूप ले लेती है। फिर सभी लोग लिंगलोंग को अलविदा कहने के लिए उसके मछली वाले रूप को नदी के पास लेकर जाते हैं और उसे नदी में छोड़ देते हैं। सभी लिंगलोंग को ऐसे विदा करते हुए काफी ज्यादा उदास हो रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही लिंगलोंग पानी में जाती है पानी में एक अलग तरीके की हलचल होने लगती है। सभी पानी की तरफ देखने लगते हैं और पानी के अंदर से एक गोल्डन ड्रैगन बाहर निकलता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि लिंगलोंग ही होती है। और लिंगलोंग ने अपने एहसान को चुकाया होता है, इसलिए वो अब एक ड्रैगन बन गई होती है। उसे फिर से सभी घर वाले जिंदा और सही सलामत देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और उसे कहते हैं कि चाहे तुम ड्रैगन हो या फिर मछली हो, लेकिन हमारे लिए तुम हमारी प्यारी सी बच्ची हो। ऐसा कहते हुए वो उसे अपना लेते हैं और इसी से इस ड्रामे का दी एंड हो जाता है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। अगर आप जाओरुई की जगह पे होते तो अपने प्यार को पाने के लिए आप क्या क्या करते ये भी कमेंट में जरूर बताना। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दे, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे, जिससे कि आप हमारे हर एक वीडियो से अपडेट रहो।